2024 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति का खुलासा आगे का एजेंडा में आज हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के बाद सूत्रों के हवाले से खबर यह है कई सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। आंतरिक रिपोर्ट बीजेपी की उत्तर प्रदेश को लेकर, और यूपी में बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट यह कह रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कई सांसदों के टिकट कटेंगे। ये संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ एबीपी गंगा के संपादक, मेरे वरिष्ठ सहयोगी रोहित सावल जी इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, बहुत स्वागत आपका ये आगे का एजेंडा शो में। सबसे पहले मैं जानना चाह रही हूं कि एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए सांसदों के टिकट की काट, यही फॉर्मूला तय किया गया है? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल सही आपने कहा, यही फॉर्मूला है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सांसदों की लोकप्रियता कितनी है ये जानने के लिए एक आंतरिक सर्वे करवाया, जो सूत्रों के लिहाज से हमारे पास खबर है। सूत्रों के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में ये देखा गया कि कौन सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में कितना लोकप्रिय है, उसने कितना काम किया, विकास की योजनाओं में कितना सहयोग किया है, और प्रदेश में और विधायकों के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन, ये तमाम तरह के पैमाने इस सर्वे में थे। और इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, 12 से 14 ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिनका टिकट कटना लगभग तय है, या जिनके टिकट कट सकते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर ये टिकट कट सकते हैं वहां पर जिसे कहा जाए दूसरी तैयारी भी शुरू कर दी है, यानी अगला उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो अपने काम में जुट चुके हैं। मैं उस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले जरा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध का इलाका, बुंदेलखंड वाला इलाका, ज्यादा बदलाव क्या सुखबुगाहट है, किस रीजन में हो सकती है, या फिर हर रीजन में बदलाव होगा? देखिए, बदलाव हर रीजन में, लेकिन पूर्वांचल में ज्यादा गुंजाइश है। मैं आपको बता दूं, जैसे जो भी सूत्रों के लिहाज से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी बलिया में प्रत्याशी को बदल सकती है। इसके अलावा जौनपुर की बात करें, हालांकि जौनपुर सीट बीजेपी के पास अभी नहीं है, लेकिन नए प्रत्याशी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। प्रयागराज का सीट, रोमाना, बहुत महत्वपूर्ण सीट प्रयागराज की सीट, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को बदल सकते हैं। ये सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। इसके अलावा देखिए, अगर आप बात करें देवरिया की बात करें, कलराज मिश्र सांसद है वहां पर, और उनकी उम्र के चलते यह भी तय माना जा रहा है कि वहां पर भी किसी नए चेहरे को इस बार मौका मिलेगा। देवरिया की मैं बात कर रहा था जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, बरेली सीट है, बाराबंकी ऐसी सीट है, गाजियाबाद, बिजनौर, ये तमाम वो सीटें हैं रोमाना जहां पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीट के बारे में मैं आपको बताऊं, कानपुर लोकसभा सीट, जहां पर सत्यदेव पचौरी जहां से सांसद है, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। और कानपुर के साथ ही जो सटी हुई सीट है, कानपुर देहात की अगर हम बात करें, अकबरपुर की, उस सीट को भी बदला जा सकता है, और वहां पर भी नए प्रत्याशी को इस बार भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। बिल्कुल, तो एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कुछ तो उम्र की वजह से यह बदलाव किया जा सकता है, सांसदों के टिकट कट सकते हैं, और बाकी लोकप्रियता के आधार पर ये टिकट काटे जा सकते हैं सांसदों के। बड़े फेरबदल की तैयारी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी इंटरनल सर्वे किया है, और उसके हिसाब से आंकलन ये कि साहब सांसदों के टिकट काटे जाएंगे 2024 के लिए। इतना ही नहीं, इस खबर का अगला हिस्सा अब आप जानिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति को लेकर दूसरी बड़ी खबर यह है कि कई मौजूदा विधायक, उनको लोकसभा का टिकट मिल सकता है। योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में विधायकों और योगी सरकार के मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। हमारे साथ रोहित सावल लगातार बने हुए हैं। रोहित, ये जिस तरीके की लोकप्रियता योगी सरकार की, योगी के विधायकों, उनके मंत्रियों की, उसी का ये नतीजा कि जब सांसदों के टिकट कटेंगे, या 2019 में जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे, जीत नहीं सके थे, उनके टिकट कटेंगे, तो फिर मैदान में योगी सरकार के विधायक और मंत्रियों को मौका दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 10 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया था उत्तर प्रदेश में। 2019 की बात करें तो 5 मंत्री लोकसभा चुनाव में उतारे थे और 8 विधायक लोकसभा चुनाव लड़े थे। और इस बार भी बीजेपी कुछ इसी तरह की तैयारी कर रही है।
मैं रोमाना बड़ी जानकारी आपको बता दूं सूत्रों के हवाले से कि जिन सीटों पर बड़ी सीटें, देखिए प्रयागराज की सीट की मैं जिक्र कर रहा हूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विधायक को किसी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम भी चर्चा में है, ये चर्चा है, हालांकि जाहिर सी बात है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसी तरह से मथुरा की बात मैं करूं, मथुरा में भी भारतीय जनता पार्टी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है, वहां पर भी इस बार हेमा मालिनी सांसद है, उनका टिकट बदला जा सकता है, वहां पर श्रीकांत शर्मा का नाम चर्चा में है। इसके अलावा देखिए मैं आपको बात बताऊं, धरौरा से जितिन प्रसाद मंत्री हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए, इस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, वो भी केंद्र में जा सकते हैं, यानी वो भी लोकसभा का चुनाव उनको लड़वाया जा सकता है। तो ये वो सीट है। इसके अलावा देवरिया की मैं बात करूं, देवरिया में भी विधायक हैं शलभ त्रिपाठी, उनका नाम चर्चा में है। इसके अलावा और भी कई लोग रेस में हैं, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां पर विधायकों की दावेदारी है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, कानपुर की सीट की अगर बात बताऊं तो कानपुर में जो सत्यदेव पचौरी, उनका टिकट काटा जा सकता है और वहां पर सतीश महाना हालांकि विधानसभा अध्यक्ष है, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम भी वहां पर चर्चा में है। इसके अलावा देखिए कानपुर देहात की अगर बात करें, मंत्री हैं राकेश सचान, उनका नाम चर्चा में है कि वो कानपुर देहात अकबरपुर से उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है, या फिर फतेहपुर भी उनको भेजा जा सकता है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा मंत्री हैं उनको मौका मिल सकता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, या जो विधायक हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीट बाराबंकी की सीट, मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन बीजेपी इस बार फिर से वहां पर प्रियंका रावत जो कि प्रदेश संगठन में महासचिव हैं, वो भी दौड़ में सबसे आगे, उनको भी मौका मिल सकता है। तो ये वो तमाम लोकसभा की सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को, मंत्रियों को, और साथ ही साथ रोमाना एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जैसे बरेली की सीट संतोष गंगवार लगातार वहां से जीतता है, वहां पर भी बीजेपी किसी विधायक को लड़वाने की तैयारी कर रही है। इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर भी किसी विधायक को बीजेपी चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। और एक सीट के बारे में और रोमाना आपको बताना चाहूंगा, बदायूं संघमित्रा मौर्य, जहां से सांसद है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में चले गए हैं, वहां पर भी बदायूं से भी भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक पर ही दांव खेलने की तैयारी कर रही है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आगे का एजेंडा शो में जोड़ने के लिए। और एबीपी गंगा के संपादक है रोहित सावल जब कोई सियासी खबर देते हैं तो उसका सटीक होना तय माना जाता है, और ऐसे में आपने जान लिए वो नाम जिनको लेकर चर्चा की जा रही है कि साहब इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी इनके टिकट काटेगी और मौका किनको देगी, वो नाम भी सिलसिलेवार तरीके से रोहित सावल आपके सामने रख रहे थे। तो ये तो बात हो गई बीजेपी की तैयारी की। अब जरा विपक्ष का हाल भी जान लीजिए। पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर बीजेपी एक तरफ हमला बोल रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है उन्होंने, और कह रहे हैं विपक्ष के नेता सिर्फ चाय नाश्ते के लिए मिल रहे हैं। आप जानते हैं ना 23 जून को विपक्ष की बैठक होनी है बिहार में, उसी को लेकर सम्राट चौधरी का यह निशाना कि विपक्ष के नेता चाय नाश्ते के लिए मिल रहे हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान क्यों नहीं करती, नीतीश 0 पर आउट हो जाएंगे, ये जोरदार हमला जो नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी ने बोला है, जरा सुनिए। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में एक बैठक होने वाली है जिसमें 14 पार्टियां एक साथ शामिल होंगी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे ये विपक्षी नेता, ये सब कुछ होगा। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी। ये जो आप कह रहे हैं कि विपक्षी एकता में कोई दम नहीं है, ये लोग कभी साथ नहीं रहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका एपी सेंटर तो अब पटना ही हो गया है, अब यहीं पर भूकंप लाने की तैयारी। देखिए, जून माह जो है श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी को याद किया जाता है, और जेपी के चेले कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, यही तो बदलाव है। यदि ये लोग सारी नीति सिद्धांत भूल गए और कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, तब तो कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक चीज बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, जिस गठबंधन को बैठने में 3 बार तारीख बदलनी हो, तो ये लोग तो 6-6 महीनों में प्राइम मिनिस्टर बदल देंगे। तो देश को बदलाव नहीं चाहिए, देश को मोदी चाहिए, और देश मजबूत सरकार चाहती है। और ऐसे नेतृत्व की बात चर्चा आ रही है, जो आदमी आज तक बिहार में नीतीश कुमार जी ने अपनी सरकार नहीं बनाई हो, और आजकल जो बिहार का विकास मॉडल है वो पूरा देश ने देखा कि हवा के झरोके में पुल गिर जाता है, धड़धड़ा के पूरा पुल का स्ट्रक्चर गिर जाता है।
और बिहार के मुख्यमंत्री इंजीनियर है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तो इंजीनियर होने से डर लग रहा है लोगों को कि इस तरह का स्थिति यदि बिहार के मुख्यमंत्री के रहते हो तब बचता क्या है। 9 साल से पुल बने नहीं। लेकिन वो तो इंजीनियरिंग अब पूरे देश में कर रहे हैं, पूरे देश के सारे विपक्षी नेताओं को एक कर लिए हैं, अब उनके साथ आ रहे हैं, उनके कहने पर चाय नाश्ता करने आ रहे हैं लोग। मैं चुनौती देता हूं नीतीश बाबू को, यदि हिम्मत है तो 14 में किसी को मुख्य प्रधानमंत्री का घोषित करके दिखाइए, हिम्मत है तो। ये सब सिर्फ नाटक है। आप मुख्यमंत्री बन जाइए प्रकाश जी, आप बुलाइएगा पूरा देश आ जाएगा। अरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार का काम तो कीजिए। बिहार के साथ क्यों नाटक कर रहे हैं। पूरा बिहार समझ चुका है, देश भी समझ ही चुका कि आप में कोई राजनीतिक विल नहीं है, क्योंकि आप तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आपको याद नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे। अब तो आप बीमार हैं, जाके इलाज विलाज कराइए और आराम से कुटिया में आराम कीजिए। कहाँ आप बिहार को तंग कर रहे हैं। एक दिन भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के लिए, वो हानिकारक है। वो तो प्रधानमंत्री बनने की बात करें, उनके पार्टी के नेता, हमारा देश का नेता कैसा हो, कैसा प्रधानमंत्री हो नीतीश कुमार। है, नीतीश जी ने स्वयं दरभंगा की सभा में कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। अब बचता क्या है भाई, मेमोरी लॉस हो चुका। लोग गजनी के फिल्म देख को याद करते हैं जैसे ही नीतीश बाबू को देखते हैं। अब जब स्वयं कह रहे कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या। क्योंकि अब तो सपने में ही, रात में सपने में वो देख लिया कि हम ओथ ले रहे हैं, और वही सवेरे दिन में उन्होंने दरभंगा में बोल दिया। तो अब बचता क्या है। बीजेपी को डर लग रहा है ये विपक्षी एकता से। अरे नीतीश कुमार जी बिहार तो संभाल लें, 2024 में खाता खोल के दिखा दें, खाता खोल के देखा है। मैं तो इनके सारे पॉलिटिकल डीएनए को 28 साल से देख रहा हूं। इनके चलते जेल गया लालू प्रसाद जी से ने पूरा घर मेरा तोड़वाया। मैं तो पूरी कहानी जानता हूं नीतीश कुमार जी को। ये तो भाग के लालू जी क्या 95 में जा रहे थे, भाग के लालू यादव ने लेने से इनकार कर दिया जब 6 सीट आया था इनको। देखिए पूरी तरह स्पष्ट है, बिहार की जनता एक एक चीज समझती है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को अब सबक सिखाएगी। तो बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर हमलावर। उधर विपक्ष की बैठक को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। नीतीश की पार्टी के अध्यक्ष, मतलब जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह, वो कह रहे हैं 2024 के लिए ये जो बैठक है जो 23 जून को होनी है, मील का पत्थर साबित होगी। विपक्ष एक होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, देश में आज की तारीख में अघोषित आपातकाल लागू है। कोई एक चूस शब्द अपनी जुबान से नहीं निकाल सकता है, और जो एक शब्द चूं अपने जवान से निकाला सरकार के खिलाफ, उस पर तुरंत तोतों की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए आज की आवश्यकता है कि भाजपा मुक्त यह देश बने, देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित हो, और विपक्षी एकता की जो बैठक 23 तारीख को यहाँ होने वाली है, एक उसमें अहम भूमिका निभाएगा। यह हम आप लोगों को सीधे आपको लेकर चलते हैं। पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं प्रकाश कुमार से, जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है 23 जून को ये बिहार में होने वाली विपक्ष की बैठक मील का पत्थर, ऐसे में सत्ता पक्ष बीजेपी के पास सबसे बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह इस बैठक पर लगाने के लिए नेतृत्व कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, यही है प्रकाश। देखिए, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार की जो मुहिम है वो क्या रंग लाएगी, ये सवाल बार बार तब तक उठता रहेगा जब तक कि प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि पहला मौका है जिसमें कि 23 जून को सभी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता एक जगह बिहार में बैठेंगे, और अगर बैठेंगे तो बात बनेगी या बात निकलेगी, कहाँ तक पहुँचेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि क्या नीतीश कुमार ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को या फिर जो उनसे जुड़ी दूसरी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको एक साथ एक मंच पर ला करके अगले अपने सिरे से एक उम्मीदवार जो बीजेपी के खिलाफ हो वो तय कर पाएंगे। क्योंकि बात यही फंसी हुई है, जितनी क्षेत्रीय दल हैं सभी ये कांग्रेस पार्टी के साथ बात कर रहे हैं। देखिए 12 जून को तय था
ममता बनर्जी ने तय कर दिया था जगह पटना और तारीख भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि नहीं, तारीख हम तय करेंगे, जगह भले ममता बनर्जी की सुझाए हुए सुझाव पर हो। तो ऐसे में अब यह देखना है कि ये जो खींचतान है, जब राहुल गांधी भी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे और साथ ही लेफ्ट पार्टीज के साथ में और तमाम, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो एक दूसरे के खिलाफ है, वो एक साथ आते हैं, तो इसका क्या फलाफल निकलता है। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार इस अपडेट के लिए। और जल्दी से आपका परिचय कराते हैं राजनीतिक मेहमान इस वक्त जो हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी, कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। धनंजय गिरी साहब, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष की तरफ से शुरुआत सही हो गई है? महाराज जी, हाउ मेनी डजन इट डजंट मैटर। आई थिंक जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जेपी के चेले और कांग्रेस की गोद में खेले, यह सिद्धांत विहीन अवसरवादिता व सत्तालोलुपता की प्रकाष्ठा है। दिल मिले न मिले गले लगकर दिखाना है, चुनाव सर पर है कुछ तमाशा तो लगाना है। बस एक कोशिश है, सत्ता पाने की छटपटाहट है। नीति विहीन नीतीश जी के पीएम मटेरियल के कुल बुलाते कीड़े की बतास निकालने की कोशिश है। जिस तरह से उनका पुल बिहार में भ्रष्टाचार का पुल भड़बड़ा कर गिरा, उसी तरह से सत्ता का ये जो ब्रिजिंग वो करना चाह रहे हैं सभी दलों की, ये भी गिरेगा उसी तरह से। इस बैठक की अपनी सीमाएं हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग आप उठा करके देखिए तो ममता बनर्जी आ रही है, जिन्होंने अमर बेल की तरह कांग्रेस को समाप्त किया बंगाल में। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस आ रही है जिसने कांग्रेस को खराब किया। अब ये जो आप देखती है गठबंधन, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है, कांग्रेस का सपा से गठबंधन, कांग्रेस का बसपा से गठबंधन। तो ये गठबंधन जो है, ये चुनाव के पहले गठबंधन होते हैं और चुनाव खत्म होते ही गठबंधन समाप्त हो जाते हैं। ये अद्भुत गठबंधन है अपने आप में। ये जेपी के साथ चल रहा है समय, जून का महीना है। जेपी के सिद्धांतों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 93 सांसद होते हुए भी हमने 5 दल को मिटा दिया। ठीक है सर, आप जो आरोप लगा रहे हैं एक एक कर उन पर सब पर जवाब लेती हूँ। पहले जरा जल्दी से अभिषेक झा का रुख करती हूँ। अभिषेक, सबसे बड़ा आरोप जो जेडीयू न सिर्फ बल्कि सीधे नीतीश कुमार पर लगता है वो ये कि विपक्षी एकता के पीछे दरअसल नीतीश का सपना है प्रधानमंत्री बनना है, उसी को साकार करने के लिए पूरी कवायद। अभिषेक झा, दिल भी मिले हैं, दल भी मिलेगा और इनके दलदल से देश को हल भी मिलेगा। तो नीतीश कुमार जी प्रेरणा स्रोत हैं इस विपक्षी एकजुटता के। सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं, उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं। सिर्फ विपक्षी एकजुटता की मुहिम सुनते ही ये लोग कैसे बौखला जाते। अभी मैं आपके ही टीवी चैनल पर सुन रहा था रुमाना जी, सम्राट चौधरी की चिल्ला चिल्ला के मेमोरी लॉस सीएम कह रहे थे, नाम खुल जाते हैं। क्या बोल गए सम्राट चौधरी? 14 के चुनाव के लिए उम्मीदवार तो तय कर दें। सोचिए ना, ये सम्राट चौधरी जी कहां से आए हैं, किस दल से आए हैं, क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, और ये लोग चिल्ला रहे हैं तब से। 14 में चुनाव होने वाले हैं, 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो मेमोरी लॉस खुद का हो चुका है और आरोप लगा रहे हैं हमारे नेता पर। है, इनको चिल्लाने दीजिए। 23 तारीख का दिन मुकर्रर हुआ है, मुहिम रंग ला रही है, सभी नेता बैठेंगे और जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि समन्वय कैसे बनेगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, चेहरा कौन होगा, सब पर विस्तृत चर्चा होगी। इतनी बौखलाहट क्यों है? और ये बिहार भाजपा के लोग, आपको पता होना चाहिए। लेकिन विस्तृत चर्चा से हल निकलेगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से ज्योति सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्योति सिंह जी, एक तरफ ये आरोप की साहब जेपी के चले, कांग्रेस की गोद में खेले, और दूसरी तरफ ये बात की साहब ये जितने क्षेत्रीय दल हैं ये सब कांग्रेस की ही जमीन को अपने पैरों तले रोंद कर अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुए ना। तो फिर अब कांग्रेस क्या करेगी सर? क्या ये कांग्रेस के लिए कैच 22 वाली स्थिति है सर? Of course, this is a catch-20 for the country, not for the party, not for the any individual party, रोमाना जी। अभी जितने मुहावरे ये लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दे। सवाल यहाँ क्या है? सवाल यहाँ ये है कि 2024 के इलेक्शन में जो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बातें ये है कि अभी जो 7-8 सालों से जो सरकार चला रही है भारतीय जनता, ये फासिस्ट फोर्स, क्या ये अपने वादों पर ये टिक पाए हैं? क्या ये अपने खोखले वादों के आधार पर 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे? जो विपक्षी पार्टियां 23 तारीख को मिल रही है वो हर एक मुद्दे पर बात करेगी कि भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों पर लोगों को छला है, और उस छलने के लिए उस पर जो सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को 23 तारीख को सारी विपक्ष पार्टियां मिलेगी और मिल पर सॉल्यूशन निकालेगी। और देखिए, आपके मैं न्यूज में सुन रहा था जो उत्तर प्रदेश से बोल रहे थे, उत्तर
प्रदेश से बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अपने 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 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट काटने पड़ रहे हैं। क्यों काटने पड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने विकास के कार्य नहीं किए, उन्होंने जनता का कार्य नहीं किया है, तो उनके कारण को काटने पड़े हैं। तो इनके हार के तो सगुफे अभी से दिख रहे हैं, ठीक है आपको दिख रहे हैं, ठीक तो है, उनको ठीक है। काटना मैं पड़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार तो रामकृपाल सिंह जी का रुख कर लेती हूँ जरा। रामकृपाल सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, जो बात यहाँ पर जेडीयू के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि साहब तमाम मुद्दों पर बात कर लेंगे, मुद्दों को लेकर सहमति बनेगी, लेकिन वो सीमाएं जो कहीं ना कहीं इस गठबंधन में सामने निकल कर आएंगी, विपक्षी एकता को दायरे में बांधती हुई नजर आती है, उनका हल कैसे निकलेगा? क्या ये बड़ा सवाल नहीं है? रोमाना जी बिल्कुल है। और अभी आपने एक बात कही है, आपने ये कहा कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो जो भी उनकी ताकत है जी, वो कहाँ से मिली है। ये सारे के सारे रक्त बीज हैं कांग्रेस के। और कर्नाटक चुनाव ने उसके जो मैसेज है, जो उसके नतीजे आए हैं, उन्होंने क्षेत्रीय दलों को थोड़ा सा बेचैन कर दिया है। आप देखिए, अभी तो एकता के लिए बैठक पर एकता हो रही है, 12 को नहीं हुई, 23 को है, उसमें भी कुछ लोग तो नहीं आ रहे हैं। और एक चीज़ देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हम 350 सीटों पर लड़ेंगे, एकता की बात से पहले। शिवसेना कह रही है कि 18 सीटें जो हमने महाराष्ट्र में जीती थी उस पर हम लड़ेंगे। तो ये बताइए कि ये जो कुछ बयान आ रहे हैं, हकीकत ये है कि कर्नाटक में एक मैसेज आया है, जो माइनॉरिटी पर्टिकुलरली मुस्लिम जी, जो बाबरी विध्वंस के बाद कांग्रेस को छोड़ करके क्षेत्रीय दलों के पास चला गया था, हाँ, और जो आज तक इंटैक्ट था, हाँ, वो कर्नाटक में पहली बार कांग्रेस की तरफ आया है। और आप ये देखिए, बीजेपी का वोट उतना ही है, एक जेडीएस पार्टी समाहित हो गई कांग्रेस में, जैसे कभी दिल्ली में कांग्रेस समाहित हुई थी आप में। अब सवाल ये उठता है कि चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इसमें से कोई माइनॉरिटी का कोई बहुत बड़ा चंक बीजेपी के पास नहीं है। तो इसमें तो बीजेपी से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि साहब तथ्यों और फैक्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए जी। तो फिर कौन किस हद तक राजी होगा, किसका वोट बैंक जो है वो खिसक के किधर जाएगा, किसको अपने वोट बैंक के खिसक कर जाने का खतरा होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि सीटों को लेकर दावेदारी, जबकि अब तक विपक्षी एकता में सहमति तो किसी तरीके की नहीं बनी है, तो फिर किस रूप में देखा जाए? क्या वाकई में विपक्ष के नेता 23 जून को सिर्फ चाय नाश्ते के लिए मिलने वाले हैं क्या, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, या फिर कोई खाका विपक्ष की तरफ से पेश कर दिया जाएगा 23 जून को इस बैठक के बाद?